नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फसल उत्पादन का आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और तीसरे चैप्टर का नाम है खाद। खाद को हम इंग्लिश में मैन्योर्स बोलते हैं। खेतों में तो सबसे पहले हम खाद के बारे में पढ़ते हैं कि भाई खाद होता क्या है। तो वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं तथा पौधों की साथ ही साथ क्या करते हैं, पौधों की बढ़वार में भी सहायक होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। अब खाद कौन कौन से, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और भी बहुत सारी खादें होती है जिनका प्रयोग हम खेतों में डालकर पौधों की उर्वरा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को तथा पौधों की बढ़वार में हम कार्य में ला सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ पौधों की बढ़वार भी करते हैं, इसी को हम खाद कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद आदि। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि खाद, खेतों में हम खाद डालते क्यों, क्या लाभ होता है हमें खाद से, जिसकी वजह से हम खेतों में खाद डालते हैं, या हमारा क्या उद्देश्य है कि हम खेतों में खाद डालें। तो उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं खाद के लाभ या उद्देश्य। देखते हैं पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि खाद के लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम खाद खेतों में इसलिए डालते हैं जिससे जो हमारी भूमि है, मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति है वो कैसी हो जाए, बढ़ जाए, जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। इसलिए हम खेतों में खाद डालते हैं। दूसरा, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरा, हम खेतों में खाद इसलिए डालते हैं जिससे जो हमारी फसलें हमने बोई हैं उन फसलों का उत्पादन कैसा हो जाए, बढ़ जाए, हमें अधिक उत्पादन मिले, इसलिए हम खेतों में खाद डालते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, खाद भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। खाद क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा खाद, जो हम खाद देते हैं खेतों में, वो क्या करता है, मिट्टी की या भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि, यानी ज्यादा पानी धारण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। जैसे हम गोबर की खाद डालें तो गोबर क्या करता है, पानी को अवशोषित करने का कार्य करता है। गोबर की खाद का डला हुआ है तो वो पानी को अवशोषित करेगा, जिससे वहां पर पानी अधिक मात्रा में रह सकता है। नंबर 4, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए अगला पॉइंट हम कह रहे हैं कि भाई 4 पॉइंट में कह रहे हैं कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, ये उपजाऊ शक्ति है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने की, यानी जिससे हमें खेतों में खाद हम इसलिए डालते हैं जिससे भूमि अधिक से अधिक उत्पादन दे सके, इसके लिए हम खेतों में खाद डालते हैं। ठीक है, दोबारा से फिर हम देखते हैं प्रश्न कैसे आएगा, खाद किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए, या खाद किसे कहते हैं, ओनली इतना, या
पूछे कि खाद के लाभ बताइए, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं खाद किसे कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं और पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। इसके बाद हम देखते हैं खाद के लाभ। तो पहला लाभ हमने क्या लिखा था, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी जब हम खेतों में खाद डालें तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम खेतों में खाद डालते हैं। तीसरा, खाद भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। खाद क्या करता है, भूमि की जो जल धारण क्षमता होती है, पानी की अधिकता को सोखने की क्षमता होती है, वो क्षमता बढ़ाने में कार्य करता है। अगला, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो उसमें वृद्धि हो जाए, इसलिए हम खेतों में खाद डालते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होते हैं, उसमें हम अंतर देखते हैं। तो एक साइड में लिखते हैं हम खाद और दूसरी साइड में लिखते हैं हम उर्वरक। ठीक है, तो खाद और उर्वरक में हम अंतर देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो हमारे खाद होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बनिक। कार्बनिक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, यानी जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं। उर्वरक के बारे में बात करें, उर्वरक कैसे होते हैं, यूरिया को छोड़कर, यूरिया को छोड़कर, यूरिया को छोड़कर जितने भी उर्वरक होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। यूरिया को छोड़कर सभी अकार्बनिक होते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या लगा था, खाद और उर्वरक का पहला पॉइंट, खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी खाद होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक, उर्वरक कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। परंतु यूरिया को छोड़कर, यूरिया कैसा होता है, कार्बनिक होता है। और बाद बाकी जितने भी उर्वरक होते हैं वो सब कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, खाद खेतों में ही तैयार किया जा सकता है। यह किया जाता है। खाद को हम अपने फार्म पर या अपने खेतों पर ही तैयार कर सकते हैं। उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, खाद, खाद कहां पर तैयार किए जाते हैं, खाद हम खेतों में ही तैयार कर सकते हैं, अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। जबकि उर्वरकों को हम अपने घर पर तैयार नहीं कर सकते हैं, उनको हम फैक्ट्रियों में निर्मित या कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। तीसरा पॉइंट, इनमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में क्या होता है, खाद में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी, इनमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है और इनमें सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी छोटे छोटे जितने भी
एलिमेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें इनमें पौधों के लिए 2 से 3 पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि खाद में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि उर्वरकों में पौधों के लिए आवश्यक सिर्फ 2 से 3 ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 4, इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा कम होती है। जो खाद होते हैं उनमें पोषक तत्वों में प्रतिशत मात्रा कैसी होती है? कम होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, इनमें खाद की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इनमें क्या होता है? खाद की अपेक्षा पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसी होती है? प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। यही चौथे पॉइंट में हमने लिखा कि गोबर की खाद में पोषक तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कैसी होती है? कम होती है। जैसे 1 क्विंटल में 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फॉस्फोरस और 0.35% के लगभग पोटाश पाया जाता है। इस तरीके से गोबर की खाद में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं 1 क्विंटल, और यहाँ पे इसकी कैसी है? मात्रा अधिक होती है। जैसे नाइट्रोजन में 1 क्विंटल नाइट्रोजन लेंगे तो 40% नाइट्रोजन, 1 क्विंटल यूरिया लेते हैं तो उसमें 40% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। डीएपी में 40% भी क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। इस प्रकार से ही इसमें क्या है? पोषक तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कैसी होती है? खाद की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर 5, यह मृदा कटाव को रोकने में सहायक होता है। ये क्या है? जो गोबर की जो खाद होती है वो क्या कहते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायक होती है। जब पानी बहता है तो ये क्या है? एक लाइन मेड टाइप की बना लेते हैं और पानी से खेतों से मिट्टी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, और इसे रोकने के इसलिए हम यहाँ पे क्या है? मृदा कटाव को रोकने में भी ये सहायक होता है। इससे मृदा कटाव नहीं रुकते हैं, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दोबारा से हम देखते हैं। तो प्रश्न आएगा, खाद एवं उर्वरकों में अंतर लिखिए। तो खाद एवं उर्वरकों में अंतर लिखने के लिए एक साइड में हम खाद लिखेंगे, एक तरफ उर्वरक लिखेंगे। तो खाद में लिखेंगे कि खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी खाद जो होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यूरिया को छोड़कर उर्वरक में लिखेंगे, यूरिया को छोड़कर जितने भी उर्वरक होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, खाद खेतों में ही तैयार किया जा सकता है। खाद को हम घर पर, फार्म पर ही या खेतों में ही तैयार कर सकते हैं, जबकि उर्वरकों को हम फैक्ट्रियों में कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। नंबर 3, इनमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो खाद होते हैं उनमें पौधों के लिए सभी जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो सारे के सारे उसमें पाए जाते हैं, जबकि उर्वरकों में सिर्फ 2 से 3 न्यूट्रिएंट्स ही पाए जाते हैं, पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। नंबर 4, इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा कम होती है, यानी जो खाद होते हैं उनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसी होती है? कम होती है। इसीलिए तो हम खाद क्या है? ट्रॉली की ट्रॉली हम
पटक देते हैं, खेतों में डाल देते हैं, जिससे क्या है उनकी जो परसेंटेज मात्रा है वो निकल आए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसी होती है, कम होती है। इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसी होती है, खाद की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर 5, यह मृदा कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। यानी जब खेतों में हम क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, तो ये पानी के साथ जो मिट्टी बह जाती है उसको रोकने में क्या करता है, सहायक होता है। और जबकि उर्वरकों से ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता, इसका कोई भी प्रभाव मिट्टी को रोकने में नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, गोबर की खाद किसे कहते हैं। गोबर की खाद का दूसरा नाम होता है F/M। F/M, F/M का फुल फॉर्म क्या होता है, F मतलब फार्म, यार्ड, और ये मैन्योर। F/M का पूरा नाम क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर। तो गोबर की खाद किसे कहते हैं, इसकी प्रतिशत मात्रा बताइए कि इसमें पोषक तत्वों की कितने परसेंटेज मात्रा होती है। या F/M किसे कहते हैं, या F/M का पूरा नाम होता है फार्म यार्ड मैन्योर, उस किसे कहते हैं और इसके पोषक तत्वों की मात्रा बताइए। तो हम बताएंगे, फार्म पर उत्पादित, जो हमारा फार्म है उस पर उत्पादित पशुओं के गोबर, मूत्र, भूसा, घास, जितना भी वहां से जो कचरा निकलता है उस सबको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से भूमि के अंदर दबाएंगे, और दबाकर विधि पूर्वक गड्ढों में अच्छी तरीके से सड़ाकर जो खाद तैयार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं। इसमें पोषक तत्व की मात्रा कितनी रहती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई है, जो जैसा जैसे मान के चले जिस जगह पे जितनी पोषक तत्व होंगे पशुओं गोबर से उस तरीके से उसका रेशियो निकलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं गोबर की खाद में NPK, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस, K का मतलब पोटास। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा है 0.3%, फॉस्फोरस की मात्रा है 0.2 और पोटास की मात्रा 0.2 प्रतिशत पाई जाती है। इतनी प्रतिशत मात्रा इसमें पाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, गोबर की खाद के लाभ या महत्व। अब हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ी थी गोबर की खाद की परिभाषा कि गोबर की खाद किसे कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई गोबर की खाद खेतों में डालने से हमें क्या फायदा होता है, उसका महत्व क्या है, या क्या लाभ है। सो हम गोबर की खाद डालते हैं तो क्यों क्यों डालते हैं, तो पहला देखते हैं। गोबर की खाद का पहला पॉइंट, पहला लाभ ये है कि खेत में इसका जो प्रभाव रहता है गोबर की खाद का वो 2 से 3 वर्ष तक रहता है। खेत में इसका प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है। जो गोबर की खाद है जब अगर हम खेतों में डालते हैं तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो 2 से 3 वर्षों तक हमारी मिट्टी को मिलते रहते हैं। नंबर 2, मृदा में वायु संचार
अच्छा बना रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, गोबर की खाद का दूसरा लाभ क्या है कि जो मिट्टी हमारी होती है उसमें जो वायु का संचार होता है वो गोबर की खाद डालने से कैसा बना रहता है, अच्छा बना रहता है। नंबर 3, मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है, तीसरा लाभ हमारे गोबर खाद से है कि मिट्टी में लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 4, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। नंबर 4, अगर हम खाद डालते हैं तो सीधा सा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, फसलों के ऊपर। फसलों की उपज में वृद्धि या उत्पादन बढ़ जाता है। नंबर 5, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। जो हमारे पौधों की जो जड़ें होती है उनका विकास भी कैसा होता है, अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि गोबर खाद कैसी होती है, भुरभुरी होती है और ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी को भुरभुरी करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारी जो पौधों की जड़ें वो आसानी से जमीन में अंदर तक गहराई तक जा सकती है, इसलिए ये जड़ों के विकास में भी अच्छा होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या था, गोबर की खाद के लाभ या महत्व। मैं इससे पहले प्रश्न को भी इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। प्रश्न बन जाएगा कि गोबर की खाद किसे कहते हैं और उसके लाभ बताइए। तो गोबर की खाद क्या कहते हैं, फार्म पर उत्पादित पशुओं के गोबर, मूत्र, भूसा, चारा, जितना भी जो पदार्थ होते हैं पशुशाला में उन सबको इकट्ठा करके और गड्ढों में दबाकर, गड्ढों में क्या कर देते हैं, गड्ढा खोद के गड्ढों में भर देते हैं और अच्छी तरीके से दबाकर भर देते हैं और अच्छी तरीके से फिर उसको सड़ने दिया जाता है। सड़कर जब वो बन जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं और उसको हमें खेतों में डालना चाहिए। ठीक है, और उससे हमें क्या लाभ होंगे ये देख रहे हैं। तो खेत में इसका प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक है। जब इस तरीके की खाद को हम खेतों में डालते हैं, अपने खेतों में फसलों अच्छी फसल लेने के लिए डालते हैं, तो उसका प्रभाव 2 से 3 वर्षों तक खेतों में बना रहता है। दूसरा, मिट्टी में वायु संचार अच्छा बना रहता है। मिट्टी में क्या होता है, जो हवा का आवागमन होता है पौधों की जड़ों तक, तो वो कैसा बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। तीसरा, मिट्टी में लाभदायी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। लगातार क्या होता है, जब लाभदायक जीवाणुओं को खाने के लिए गोबर जैसी चीजें मिलेंगी, खाद मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वहां पे अपनी संख्या बढ़ा लेगा और मिट्टी को क्या करेगा, भुरभुरी करने का कार्य करता रहेगा। फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। जब हम खेतों में खाद डालेंगे तो वो मिट्टी से कौन लेगा, पौधे लेंगे और पौधे अपने उत्पादन को बढ़ाने में कार्य में लगाते हैं, इसलिए फसलों के उत्पादन भी बढ़ जाता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। जब हम गोबर की खाद खेतों में डालते हैं तो वो मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य करता है, मिट्टी में मिलकर वो जड़ों को अधिक गहराई तक ले जाने में भी कार्य करता है। तो इसलिए ये क्या है, गोबर की खाद हमें खेतों में डालना चाहिए और हमें इससे ये लाभ होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, गोबर की खाद बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जब हम गोबर की खाद बना रहे हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा कि गोबर की खाद, उसमें थोड़ी सी चीजें बताई मैंने आपको। अब हम देख रहे हैं कि गोबर की खाद बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियां देखते हैं कि भाई जब हम गोबर की खाद बनाएंगे तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, पशुशाला में मूत्र को नष्ट होने से बचाना चाहिए।
पशुशाला में मूत्र को नष्ट होने से बचाना चाहिए। जब हम क्या कर रहे हैं, गोबर की खाद बना रहे हैं, तो हमें पहली सावधानी ये रखना चाहिए, जो हमारी पशुशाला है उसमें जो पशुओं का जो मूत्र होता है वो नष्ट ना हो जाए, उसे हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें ही क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पोषक तत्व पाया जाता है। अगर पशुशाला में मूत्र नष्ट हो जाएगा तो उसमें पोषक तत्व भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, खाद के गड्ढे बस्ती, गांव, खाद के गड्ढे बस्ती, गांव, तालाब, कुआ, आदि से दूर बनाने चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं, दूसरी सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए कि भाई खाद के गड्ढे, जब हम खाद के गड्ढे बना रहे हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खाद के गड्ढे हैं वो बस्ती या जहाँ लोग रह रहे हैं वहां, गांव से, तालाब है वहां पे पशु पानी पीते हैं, कुआ है जहां हम खुद पानी पीने के लिए, आदि से दूर बनाने चाहिए। इन सभी से हमें खाद के गड्ढे कैसे बनाने चाहिए, दूर बनाने चाहिए। नंबर 3, खाद के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए। तीसरा पॉइंट में तीसरी सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए कि ये अगर हम गोबर की खाद बना रहे हैं तो गोबर की खाद बना रहे हैं तो हमें तीसरी सावधानी रखनी चाहिए कि खाद के लिए हमेशा हमें ऊंचे स्थान का ही चयन करना चाहिए, इस तरीके के स्थान का, जिससे अगर बारिश में पानी, वर्षा ऋतु में पानी भी बरसता है तो वो बगल से क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, निकल जाए, उसमें भरे। ठीक है, तो खाद के लिए ऊंचे स्थान का ही चुनाव करना चाहिए। नंबर 4, गड्ढे छायादार स्थान पर होने चाहिए, जिससे धूप से हानि न हो। नंबर 4, हमने चौथी सावधानी के गड्ढे जो होने से, गड्ढे हैं वो हमें हमेशा छायादार स्थानों पर ही बनाने चाहिए, जिससे तेज धूप से खाद को कोई भी हानि न हो। नंबर 5, गड्ढों की गहराई, नंबर 5 में कह रहे हैं कि गड्ढों की जो गहराई है वो 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवें पॉइंट में हमने कहा है कि भाई जो गड्ढे हैं, गड्ढों की जो हम गहराई रखेंगे वो कितनी रखनी चाहिए, 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। और इससे ज्यादा गहराई हो तो परेशानी होती है, क्योंकि यानी इतने से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, हमारे गर्दन ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि खाद निकालते समय फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 6, खाद को सड़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार
पानी का छिड़काव करना चाहिए। हमने छठवीं सावधानी हम बता रहे हैं कि ये जो खाद है, खाद के को सड़ाने के लिए, जो खाद को सड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे वो अच्छी तरीके से सड़ जाए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, प्रश्न आएगा, गोबर की खाद बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखते हैं, पहली सावधानी है पशुशाला में मूत्र को नष्ट होने से बचाना चाहिए। यानी जो हमारी पशुशाला है वहां पे हमें क्या करना चाहिए, मूत्र को नष्ट होने से बचाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें ही पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व मूत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम मूत्र, हमारा पशुओं का जो मूत्र है वो वेस्ट हो जाएगा तो उसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी आ जाती है। दूसरा, खाद के गड्ढे बस्ती, गांव, तालाब, कुआं आदि से दूर बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम निवास करते हैं और यहाँ पे हम गंदगी नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें बस्ती से, गांव से, तालाब, कुएं से हमें दूर रखना चाहिए। नंबर 3, खाद के गड्ढे के लिए जो अगर हम खाद के गड्ढे बना रहे हैं तो हमें ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए, जिससे वर्षा ऋतु में उसके आसपास पानी ना भरे, वरना क्या होगा, गंदगी फैलेगी। नंबर 4, गड्ढे छायादार स्थान पर होने चाहिए, जिससे धूप में खाद को हानि ना हो। जो हमारे गड्ढे है वो किसी पेड़ के नीचे होने चाहिए, छायादार स्थानों में होने चाहिए, जिससे धूप में खाद को हानि ना हो, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और नाइट्रोजन अगर हमारी खाद में है तो वो क्या होगा, वाष्पित होकर वातावरण में चली जाएगी। अगला है, गड्ढों की गहराई 1.25 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हम खाद के गड्ढे बना रहे हैं वो हमारे 1.25 मीटर यानी 4 फुट के लगभग, 4 फुट के आकार का गड्ढा होना चाहिए गहराई में, और चौड़ाई हम कितनी भी कर सकते हैं। खाद को सड़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करना चाहिए। जब तक वो खाद अच्छी तरीके से नहीं सड़ेगा तब तक वो फसलों के लिए अच्छा लाभदायक नहीं होगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें खाद को क्या करना चाहिए, सड़ाना चाहिए, और यही से जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट में मुझे बताएं, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।